शुरुआत करते हैं। फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। यहां पर मैं 20 शब्द लगा रहा, बाइफॉस्फेट नहीं कह रहा। उसका अंतर पता है आपको? जब अलग अलग कार्बन पर फॉस्फेट समूह हो तो 20 शब्द आता है, और एक ही कार्बन पर 2 फॉस्फेट हो तो डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट कहते हैं। चलिए, इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम बात करते हैं आगे क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में। फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट जो है अब टूट जाता है 2 तरह के मॉलिक्यूल में। एक तो बनता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक बनता है DHAP। इसका फुल फॉर्म में लिखवा दूंगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। इसका क्या रोल है बाद में देखेंगे, पहले यहां आ जाते हैं। चलिए, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है किसमें? 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहां पर इसके बनने से ऊर्जा का एक अणु बनता है, दैट इज NADH। इस प्रक्रिया में NADH का अणु भी बनता है ना। इसका क्या रोल है आगे बाद में देखेंगे। चलिए, तो ये बना 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट। अब क्या होगा, ये जो 20 फॉस्फोग्लिसरेट है, 2 फॉस्फेट समूह, उसमें से एक निकल जाएगा और ये केवल क्या रह जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। मीन्स एक फॉस्फेट निकल गया। अब वो निकल गया तो वो ADP से जुड़ेगा, और ADP से जब वो जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ATP। तो यहां पर ATP का जो है वो क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ATP के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। यहां पर ATP का निर्माण होता है। चलिए, अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो आगे बदल जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहां पर केवल फॉस्फेट समूह की पोजीशन चेंज हुई है, 3 वाला 2 पे आ गया है। तो यहां किसी तरह की न तो एनर्जी गेन होगी और न ही कोई एनर्जी इसमें एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। अब अगले स्टेज में क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वापस इसको मिटाऊंगा। चलिए, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें से एक जल का अणु निकल जाता है। इसमें कौन से एंजाइम काम करते हैं हर स्टेप में, वो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। इसमें डिहाइड्रेशन होने से अब बनता है 2, पहले मैं नाम लिख देता हूं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। अब यहां पे ध्यान देना, इसकी अगली स्टेज में फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से बनता है पाइरूवेट या पाइरुविक एसिड। अब ध्यान देना, यहां पर ये फॉस्फेट हट गया है, मतलब ये भी वो स्टेप है जिसमें ADP से किसका निर्माण होगा? ATP का निर्माण होगा। तो इस तरह से ये पाइरुविक अम्ल बना। अब ये अभी इसका एक ही अणु बना,
और हमने देखा कि पहले 2 एटीपी खर्च हुए थे और यहाँ 2 एटीपी बने, तो ऊर्जा का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना आपने आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वापस 4 अणु कैसे बनते हैं वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमने शुरू में पढ़ा था कि फ्रक्टोज 1,6-20 जो फॉस्फेट है उससे 2 मॉलिक्यूल बने थे। एक तो बना था हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और एक बना था DHAP। हमने ये पढ़ा था कि इस स्टेज तक 2 एटीपी खर्च हो चुके थे और यहां से जब पाइरुविक अम्ल का एक अणु बनता है पाइरुवेट का, यहां भी 2 एटीपी यहां खर्च हुए थे और यहां उत्पन्न हुए थे। अब दरअसल होता क्या है कि ये जो DHAP ये एक बार चक्र चला तब एक पाइरुविक अम्ल का बना और 2 एटीपी बने। अब ये DHAP जो है वो कन्वर्जन हो जाता है इसका वापस किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो एक बार दूसरा चक्र चलता है तो उससे 2 एटीपी और बन जाते हैं और पाइरुविक अम्ल का भी एक दूसरा अणु बन जाता है। यानी इस संपूर्ण प्रक्रिया में यहाँ 4 एटीपी बन जाते हैं। तो टोटल कितने एटीपी बने, 4 एटीपी। यहां तक खर्च कितने हुए, 2 एटीपी। तो अब शुद्ध लाभ कितना हुआ, 2 एटीपी का, है ना। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में शुद्ध लाभ 2 अणुओं का होता है और ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। और यह जो प्रक्रिया है वो वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान रूप से होती है। चलिए अब आगे की स्टेप, द फैट ऑफ द पाइरुवेट, यानी पाइरुविक अम्ल का भविष्य क्या बनेगा इससे। देखिए, 2 तरह की संभावना है। अगर हमारा रेस्पिरेशन का मोड एरोबिक है, अगर ये वायवीय श्वसन है तो क्या होगा, इसमें वही हमारा बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम और वही कौन सा PCA चक्र और हमारे 36 या 38 एटीपी बन जाएगा। ये कब होता है, जब ऑक्सीजन होती है, तब पाइरुविक अम्ल का भविष्य ये होगा जो हायर प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में। लेकिन जब कंडीशन एनारोबिक होती है, जो कि बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है, जिसको कहते हैं अवायवीय श्वसन, तो उसमें 2 तरह की कंडीशन हो सकती है। या तो इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, या बनते हैं इसमें ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड, है ना। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, इसमें भी लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यहां पर इसको नाम दे दिया गया है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आपने पढ़ा होगा बेकर्स ईस्ट, ब्रेवर्स ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, उसमें इसी प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल बनता है। शराब का उत्पादन का मूल आधार यही प्रक्रिया है जो अवायवीय श्वसन होती है, जिसको किण्वन भी कहते हैं। किण्वन और अवायवीय श्वसन में भी अंतर है, उसको मैं बाद में चर्चा करेंगे। हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, वायवीय, अवायवीय और किण्वन। और इसको कह दिया हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको कह दिया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड किण्वन।
लैक्टिक एसिड किण्वन जो है पर्टिकुलर जंतुओं में होता है मांसपेशियों में। क्या होता है कि जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा थकान हो जाती है तो हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने से हमारी मांसपेशियां वायवीय श्वसन नहीं करती, अब वो एनारोबिक मोड पर आ जाती है, अवायवीय श्वसन करने लगती है और उस अवस्था में पायरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसीलिए थकान को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, अगर आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन गया इसका मतलब आप थक गए हैं। थकान का अर्थ यही है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का बनना। और ये कंडीशन कब होती है, जब हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या भूखे होते हैं लंबे समय तक, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जंतुओं की मांसपेशियों में, मनुष्यों की मांसपेशियों में ये प्रक्रिया होती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो फंजाई में होता है ज्यादातर, और इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल, और उसके साथ एक गैस भी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने में बहुत सहायक होती है। जैसे मैदा है, मैदे में यीस्ट डाल दिया, फर्मेंटेशन होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के रूप में ऊपर उठेगी, जो उस पूरे मैदे को स्पंजीपन प्रदान, जैसे आपके ब्रेड वगैरह होते हैं स्पंजी होते हैं, बीच बीच में छेद होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। इसी तरह से जो जौ है या अंगूर है, आलू है, मक्के है, उनके रस को जो ईस्ट है उससे सड़ाते हैं, फर्मेंटेट करवाते हैं, जिससे शर्करा अल्कोहल में बदल जाती है, और यही शराब जो उद्योग है उसका मूल आधार है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है। इसका और कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम इस स्टेप पर आ जाते हैं जिसको हमने कहा वायवीय श्वसन। चलिए, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो वायवीय श्वसन की प्रथम अभिक्रिया है। अब हमने पहले फ्लो चार्ट बनाया था, उसको देखो, उसमें दूसरा चरण क्या है, उसको हमने कहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम अगले चरण में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं आक्सीकारी कार्बोक्सिलीकरण। चलिए, इसमें होता क्या है, जो हमारा पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए, प्लस इसमें प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ अब ये संपूर्ण प्रक्रिया जिस एंजाइम की उपस्थिति में होती है उसका नाम है पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में NADH के 2 अणु भी बनते हैं, जो आगे जाकर ATH में और ऊर्जा पैदा करेंगे। ये जो हमारी प्रक्रिया है वो कहलाती है ऑक्सीडेटिव, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए होता है, जिससे बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और इसके लिए जो एंजाइम काम करता है उसको पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए कई और फैक्टर भी चाहिए, जैसे
मैग्नीशियम चाहिए, TPP चाहिए, लिपोइक एसिड चाहिए और ये मैग्नीशियम, ये फैक्टर भी इस प्रक्रिया में आवश्यक होते हैं जो पायरुविक अम्ल को कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है, ये कई बायोकेमिकल रिएक्शन में और इंटरमीडिएट प्रीकर्सर या मॉलिक्यूल्स बनाता है। वैसे मेन जो है हमारे वायवीय श्वसन में ये TCA साइकिल में जाएगा और फिर ETS में जाएगा और इससे ATP मॉलिक्यूल का उत्पादन होगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।